तो आप एज अ निवेशक उनके लिए इसके मायने क्या है, जरा ये समझते हैं अपने आज के खास शो में। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा देते हैं। वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी हैं और फिनसेव की फाउंडर मृन अग्रवाल है। हेमंत जी और मृन दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। सेबी की तरफ से लगातार कोई ना कोई नोटिफिकेशन आता रहता है, पर ये जो स्पेसिफिक नोटिफिकेशन है, हालांकि इस पर कंसल्टेशन पेपर पहले ही आ गया था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2022 में कंसल्टेशन पेपर आया था और उसके बाद 1 नवंबर 2024 से इसे लागू करने की बात की गई है। हाल फिलहाल में हमने कई ऐसे मामले देखे फ्रंट रनिंग के, इनसाइडर ट्रेडिंग के, जिसके बाद जो यूजर हैं, जिनको हम निवेशक कहते हैं, इन्वेस्टर हैं, उनके सेंटिमेंट्स काफी ज्यादा आहत हुए। अब सेबी भी ये चाहती है कि जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है या जो पूरा ये कामकाज है और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट बने। पहले जरा समझते हैं कि आखिरकार क्या है। हेमंत जी, अगर आप थोड़ा आसान भाषा में समझा पाएं, ये इनसाइडर ट्रेडिंग नियम जो है म्यूचुअल फंड्स पर सेबी की तरफ से जो 1 नवंबर से लागू होंगे, कहते क्या है आई थिंक जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, सेबी की कोशिश ये है कि जो प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग है उसके दायरे में म्यूचुअल फंड यूनिट्स भी होंगी। इनफैक्ट एक्चुअली एक वर्किंग ग्रुप बना था जिसमें एएमसी ऑफिशियल्स थे, एमफी ऑफिशियल्स थे, आरटीए कस्टोडियंस, और उसके बाद जैसा आपने बिल्कुल सही कहा नवंबर 2022 में नोटिफाई हुए थे और इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन डेट है वो 1 नवंबर इस साल से अभी होने वाली है। तो बेसिकली सेबी ने कहा है कि जो एएमसी के जो डेजिग्नेटेड ऑफिशियल्स हैं, जो की पर्सनल है बेसिकली, और जो ट्रस्टीज हैं और जो डायरेक्टर्स हैं, उनकी जो लिस्टेड सिक्योरिटीज और जो प्रपोज लिस्टेड सिक्योरिटीज की जो इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी अवेलेबल करनी होती थी, अब उस दायरे में म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट भी आएगी। यानी एएमसीज को जितने भी हमने ऑफिशियल्स की बात की, ट्रस्टी, डायरेक्टर्स और डेजिग्नेटेड ऑफिशियल्स, इनकी जो म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है उसको क्वार्टरली बेसिस पे नोटिफाई करना है स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के ऊपर। उन्होंने कहा है कि जो भी उनकी होल्डिंग्स है और उनकी इमीडिएट फैमिली की भी इनफैक्ट, तो 31 अक्टूबर तक जो भी उनकी होल्डिंग्स है वो 15 नवंबर तक उसको डिस्क्लोज करना है और उसके बाद उन्हें क्वार्टरली बेसिस विद इन 10 डेज इसको डिस्क्लोज करना है। ऑब्जेक्टिव वही है कि जो भी ऑफिशियल्स हैं जिनके पास ये अगर इंफॉर्मेशन रहती है कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो फंड मैनेजर्स हैं या जो फंड है, जो भी डीलिंग कर रहे हैं, जो भी स्टॉक्स खरीद रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो बेसिकली ये देखना चाहते हैं कि आपकी खुद की होल्डिंग क्या है। और उसके बाद जिसको भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसा लिंक मिलता है तो कोशिश उनकी वही है कि जितना प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी ला सके। और इनफैक्ट इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आप अपने खुद के एएमसी के जो फंड्स हैं उसमें जो ट्रांजेक्शन करते हैं उसकी वैल्यू अगर 15 लाख से ज्यादा होती है क्वार्टर में, तो विद इन 2 डेज आफ्टर द क्वार्टर आपको जो कंप्लायंस ऑफिसर है उसको इंफॉर्मेशन देनी है। तो ऑब्जेक्टिव सिर्फ सिंपल है कि ये जो प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग है, इस तरफ लिस्टेड स्टॉक्स वहां तक शामिल ना रहे, जो म्यूचुअल फंड यूनिट्स हैं उसमें भी ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि ऑब्वियसली पता चले कहीं पे कुछ ऐसा कुछ गलत हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टर्स को और कॉन्फिडेंस हो कि कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी जो हम बात करते हैं, रेगुलेशन बात करते हैं, वो यहाँ पे अचीव कर सके। बिल्कुल। और मृन, मैं इनफैक्ट यही आपसे जानना चाह रही थी कि जो एक इन्वेस्टर है, हमने जो पिछले कुछ मामले देखे हैं उसमें इवेंचुअली होता क्या है, एक जो बाजार में एक ओवरऑल बड़ी खबर जो जाती है वो जाती है कुछ गड़बड़ चल रही है क्या, एएमसी में कुछ फ्रॉड हुआ है क्या, या किसी लेवल पर, टॉप लेवल पर कुछ ऐसा किया गया है जो इन्वेस्टर्स को बताया नहीं गया। तो एक ब्रॉडर लेवल पर जो एक इन्वेस्टर है, जो पैसे लगाता है बाजार में, उनके दिमाग में ये बात आती है, तो सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। और इसका नतीजा ये भी पिछले कुछ समय में हमने देखा था, रिडेम्पशंस काफी हो गए थे, लोगों ने म्यूचुअल फंड से पैसे निकालने शुरू कर दिए थे। तो इसको हम समझें कि इन्वेस्टर्स को एक और ज्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम देखने को मिलेगा, एक क्या वाकई एक बड़ा इम्पैक्ट के तौर पर माने इसे हम? आई थिंक स्वाति, इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर हम म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले किसी और प्रोडक्ट को देखें, जितना रेगुलेटेड म्यूचुअल फंड है उतना आई डोंट थिंक और कोई प्रोडक्ट है इंडिया में, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के तौर पर मैं कह रही हूँ। एंड आई थिंक इट जस्ट गिव्स अ सेंस ऑफ कंफर्ट, ये इन्वेस्टर के लिए ज्यादा कंफर्टिंग होना चाहिए कि इतने सब रेगुलेशंस हैं ताकि मतलब सब कुछ अच्छी तरह चले, और ताकि ये देयर इज नो स्कोप फॉर
some sort of fraud, or there is no scope of some sort of misdoing basically, right? So I think investor के लिए सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि it just makes them more secure. It just makes them feel that mutual fund में इतने सारे regulations हैं, so hence this is a better investment from that perspective. मैं actually जब मैं दूसरे investments को देखती हूँ market में, for example अगर आजकल जैसे नए investments जो बहुत ज्यादा चल गए हैं, उन सब में आप देखिए ये सब rules and regulations कहाँ हैं, right? So from that perspective I think it's a very good thing for investors, and I do think कि investors को और mutual funds की तरफ ही ध्यान देना चाहिए. बिल्कुल, तो ये कुछ नए नियम जो 1 नवंबर 2024 से लागू होंगे, बस आपको बस ये समझने की जरूरत है एज एन इन्वेस्टर, सेबी अपना काम कर रही है, एएमसी अपना काम करेंगे. इसमें निवेशकों के लिए ये टेक अवे है कि आपके लिए एक मोर ट्रांसपेरेंट सिस्टम है जिसको तैयार करने की सेबी ने पहल की है, और एएमसीज भी चाहती है कि किसी भी तरीके का कोई भी एक फिल्टर जो है वो ना रहे इन्वेस्टर्स और एएमसी के बीच में, बिल्कुल सीमलेस प्रोसेस रहे, तो सो दैट एक एक्सपीरियंस जो एक इन्वेस्टर का होता है किसी एएमसी के साथ वो भी बना रहे, भरोसा बना रहे बेसिकली. क्योंकि एसआईपीज की बात हुई, म्यूचुअल फंड्स की बात हुई, हमने हाल ही में देखा बाजार में भारी भरकम बिकवाली आई है जिसके चलते निवेशकों के मन में कई सवाल हैं, जैसे कि क्या एसआईपी को जारी रखना चाहिए या फिर बंद कर दें. ऐसे निवेशकों को करना क्या चाहिए, इस पर आप जरूर राय लेना चाह रहे होंगे. तो सुनिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से कि वो क्या कहते हैं. बाजार की तेज गिरावट के बाद वो इन्वेस्टर्स जो बाजार में सीधे तौर पर पैसा लगाते हैं शेयर खरीद के या फिर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के जरिए पैसा लगाते हैं, उनके मन में बड़ा संशय है कि अपनी एसआईपी को चालू रखें या बंद कर दें. दूसरा सवाल ये कि एसआईपी में अपना अमाउंट कम करें या बढ़ाएं. तो पहला सवाल ये है कि एसआईपी चालू करें या बंद. तो एसआईपी बनी ही इसलिए कि जब बाजार कमज़ोर हो तब आप उसे नियमित तौर पर जारी रखें ताकि बाजार की कमजोरी का फायदा आपको मिल सके और निचले स्तर पर आप निवेश कर सके. तो अगर आप चाहें इक्विटी में डायरेक्टली पैसा लगाते हो या फिर म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो, ये वक्त है जब आपका पेशेंस, आपका धैर्य ये टेस्ट किया जाता है, और ऐसे में आपको बिल्कुल अपनी एसआईपी को रोकना नहीं है बल्कि इसे जारी रखना है. अब बड़ा सवाल है कि क्या एसआईपी कम की जाए. बिल्कुल नहीं, अनलेस कि आपको वाकई में किसी और पर्पज से पैसे की ज़रूरत है तब तो अलग बात है. अदरवाइज एसआईपी कम करने का नहीं बल्कि थोड़ी बहुत बढ़ाने का वक्त है. आमतौर पर बाजार की तेज गिरावट के वक्त मैं शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी देता हूं कि 4 से 6 हफ्ते में बड़ा पैसा लगा लीजिए. इस वक्त मैं शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं कर रहा हूं टॉप अप एसआईपी की बात. यानी कि आपकी जो भी एसआईपी चल रही है और अगर उसमें आपकी फाइनेंशियल ताकत है, आप थोड़ा एक्स्ट्रा बचा सकते हैं. देखिए ऐसे समझिए, कमज़ोर बाजार में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बचाना है और मजबूत बाजार में थोड़ा एक्स्ट्रा आप अपने आप पे खर्च कर दें तब भी कोई दिक्कत नहीं, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट लोअर लेवल पे हो. तो अगर आप 10 से 20% अपनी एसआईपी को बढ़ा सकते हैं तो वो काम कर सकते हैं, टॉपअप कर सकते हैं, या फिर निफ्टी के हर 500 पॉइंट के फॉल पर आप अपनी एसआईपी को 10 या 15% बढ़ा दें ताकि आपके लिए एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हो जाए लोअर लेवल्स पे. तो कोशिश करें पहली एसआईपी को बिल्कुल बंद न करें, जारी रखें, और दूसरा अगर टॉपअप कर पाएं तो बहुत बढ़िया. तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए राय साफ है, बाजार बड़े बुल रन में है, बड़े बुल रन में कई बार इस तरह के करेक्शन, इस तरह की गिरावट आती है जिसमें आपको डाउट होता है अरे कहीं तेजी खत्म तो नहीं हुई, टॉप तो नहीं बन गया, अब कई सालों तक ऐसे भाव वापस देखने को मिलेंगे या नहीं. लेकिन ये सब भूल कर आपको एक लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टर्स के तौर पर 1 से 3 साल का व्यू लगाकर एसआईपी में अपने निवेश को जारी रखना चाहिए, और यही आपको वेल्थ बनाने में सबसे ज्यादा मदद करेगा. तो अगर आपके मन में कोई भी दुविधा थी कि अभी अपनी एसआईपी का करें क्या, तो वो दुविधा हमने दूर कर दी है. अनिल जी को आपने सुना और समझा कि अभी आपको अपनी एसआईपी को जारी रखना है, रुकना नहीं है. आइए अब दर्शकों से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं. हेमंत पुंज से हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं. नमस्कार हेमंत जी, कैसे हैं? मनी गुरु में आपका स्वागत है. जरा समझना चाहेंगे आप हमारे एक्सपर्ट से क्या जानना चाह रहे थे, थोड़ा डिटेल जरा और बताइए. रिटायरमेंट प्लानिंग आपका टारगेट है, कितना पैसा इकट्ठा कर चुके हैं, कब से निवेश कर रहे हैं और आगे क्या प्लानिंग है? जी जी, गुड इवनिंग मैडम. मेरा नाम हेमंत पुंज है, मैं अमरावती महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ. मैडम मेरा अभी एक 5 से 6 साल में से मैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहा हूँ. उसमें मेरा
13,000 इन्वेस्टमेंट मेरा मंथली EMI मेरा चालू है, और मेरा अभी करंट एज 40 ईयर्स है। तो मुझे अप टू 60 ईयर्स में इसका कॉर्पस मुझे 3 to 4 ईयर में करने का है। तो उसके लिए मुझे अभी मेरे पोर्टफोलियो में मुझे क्या क्या ऐड करना होगा, या फिर उसमें कुछ मुझे निकालना होगा कुछ पोर्टफोलियो में से, फिर या फिर कुछ उसमें कुछ सजेशन मुझे चाहिए था उसमें। ओके, तो ये आपका पोर्टफोलियो है जिस पर आप राय लेना चाह रहे हैं। कुछ फंड्स हैं, HDFC स्मॉल कैप है, फिर कोटक का फ्लेक्सी कैप आपके पास है, SBI का ब्लू चिप है, निपॉन का इंडिया इनोवेशन फंड आपने रखा है, एक MNC फंड UTI का है, और UTI का ही लार्ज कैप फंड भी है। तो लार्ज है, स्मॉल, फ्लेक्सी, ब्लू चिप, अगेन लार्ज कैप है, एक सेक्टोरल थीमेटिक फंड भी आपने रखा है। मृन, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इनका जो पूरा पोर्टफोलियो में जिस तरीके के इनका फंड का सिलेक्शन है, आपको कैसा लग रहा है अभी? और एग्जिस्टिंग जो इनकी अभी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, उसके तहत क्या ये रिटायरमेंट तक एक कंफर्टेबल राशि इकट्ठा कर पाएंगे? तो सबसे पहले बिफोर कमेंटिंग ऑन द पोर्टफोलियो, अच्छा है कि इन्होंने रिटायरमेंट का जो कॉर्पस सोचा है वो उन्होंने अच्छा अमाउंट सोचा है। जनरली मैं देखती हूँ कि लोग 1 से 2 करोड़ का सोचते हैं, बट मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि इंटरनेट में काफी सारे रिटायरमेंट प्लानिंग कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं जो एक्सपेंसेस के बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं कि आपको रिटायरमेंट का कॉर्पस कितना बनाना पड़ेगा, एंड ऑफ कोर्स ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड भी रहता है। तो मेरी सबसे पहले ये राय रहेगी कि आप एक ये रिटायरमेंट प्लानिंग टूल या कैलकुलेटर के ऊपर आप काम कीजिए टू फिगर आउट कि आपका कितना एक्चुअली रिक्वायरमेंट है, 3.5 करोड़ है या 4 करोड़ है या 5 करोड़ है, राइट? ये टोटली आपके एक्सपेंसेस के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। एंड इसमें अच्छी बात क्या है कि जो आप अमाउंट फिर मतलब जो आप अमाउंट कैलकुलेट करेंगे इट विल बी इन्फ्लेशन एडजस्टेड। अब जो जैसे कि आपने कहा कि आपको 3.5 करोड़ चाहिए 20 साल के बाद, तो रफली अगर हम 6% के इन्फ्लेशन के हिसाब से लगाते हैं तो ये करीब 12 करोड़ हो जाएगा 20 साल के बाद, राइट? एंड इसके लिए आपको महीने में करीब 1 लाख रुपए का निवेश करना है। अब अगर हम पोर्टफोलियो की ओर बढ़ते हैं तो जो आपका स्मॉल कैप एंड फ्लेक्सी कैप फंड है वो उसमें आप बने रहिए। आपके पास 2 लार्ज कैप फंड्स हैं, एक SBI ब्लू चिप है और दूसरा UTI लार्ज कैप फंड है। जनरली जो हम लार्ज कैप की कैटेगरी देख रहे हैं बहुत सालों से, जो इंडेक्स फंड्स हैं जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स हैं, ज्यादातर हम देख रहे हैं कि जो इंडेक्स फंड है वो एक्चुअली एक्टिवली मैनेज फंड्स से बेटर कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे एक्टिवली मैनेज फंड्स इस कैटेगरी में अच्छे नहीं हैं, बट जनरली मैं बोलूंगी कि इट्स बेटर कि आप इन 2 फंड्स को एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल ICICI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में आप निवेश कर सकते हैं, UTI निफ्टी 50 में कर सकते हैं। इससे आपका कॉस्ट एक तो कम हो जाएगा, राइट? नाउ आई एम नेवर इन फेवर ऑफ थीमेटिक और सेक्टर फंड्स। आपके पास एक इनोवेशन फंड है और एक MNC फंड है, तो मेरे को एक्चुअली हर समय ये जो थीमेटिक और सेक्टर फंड्स होते हैं ये बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, एंड इन एनी केस इसमें से जो हाई कन्विक्शन स्टॉक्स हैं वो वैसे भी आपको ब्रॉड बेस्ड पोर्टफोलियो में मिल जाएंगे। तो मेरी ये राय रहेगी कि ये जो आपके जो थीमेटिक या सेक्टोरल फंड्स हैं आप इनमें से भी एग्जिट करके मिड कैप में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपका 20 साल का टाइम फ्रेम है, तो इसीलिए आप मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे भी आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप का एक्सपोजर भी नहीं है, एंड आई विल सजेस्ट कि आप मेरे मिड कैप में इन्वेस्ट कीजिए। एंड प्लीज रिमेंबर कि वॉलेटिलिटी रहेगी, जैसे अभी अनिल जी ने बताया कि वॉलेटिलिटी तो रहेगी, एंड इनफैक्ट हर साल करीब 10 से 15% इंट्रा ईयर मार्केट्स ऑलवेज फॉल। सो आप इस वॉलेटिलिटी से बिल्कुल भी मतलब वरी मत होइए। और सबसे बड़ी बात जो है कि ये जो पोर्टफोलियो आप इन्वेस्ट करते हैं उसमें आपको बने रहना है। ओके, तो बने रहिए इस पोर्टफोलियो में। कुछ छोटे मोटे बदलाव हैं हेमंत जी, वो उसको आप जरूर कीजिएगा, इस पर जरूर गौर कीजिएगा, और आपको बहुत शुभकामनाएं आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे, बने रहिए हमारे साथ।
मनी गुरु में आज हमारे साथ हमारे दो खास एक्सपर्ट्स हैं, हेमंत रुस्तगी और मृण अग्रवाल से हमारी खास बातचीत चल रही है और हम कर रहे हैं दर्शकों से भी बातचीत। हमारे साथ संतोष कुमार सिंह है इस वक्त फोन लाइन पर। संतोष जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका अपने शो में। जरा बताइए अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में। आप कुछ 5 फंड में अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कितना पोर्टफोलियो अभी आप बना चुके हैं और आगे आप किस टारगेट के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं? जी, अभी मेरे पास 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो हो गया मेरे पास। अभी जो पोर्टफोलियो मेरा कंटिन्यू है, मुझे ये जानना है कि मैं इस फंड को आगे कंटिन्यू 10 सालों तक रख सकता हूँ या इसमें मुझे कोई चेंजिंग करनी पड़ेगी। और 10 सालों के बाद कौन सा इवेंट आपकी लाइफ में आ रहा है? नहीं, ऐसा मैंने गोल सेट नहीं किया है, ऐसा कोई विशेष अभी, लेकिन मैंने बच्चों की पढ़ाई के लिए और एक घर के लिए मैंने करीब 2 करोड़ रुपए का टारगेट लिया है। लगभग कितना आप कह रहे हैं? 2 करोड़ रुपए? जी जी जी। और मुझे 2 करोड़ 10 साल के बाद मुझे 10 या 15,000 रुपया मैं और SIP में अभी इंक्रीज करना चाहता हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि कौन सा फंड में इंक्रीज करूँ ताकि वो लक्ष्य के पास पहुँच सकूँ अपने। बिल्कुल, ये आपने काफी इंपॉर्टेंट जानकारी दी है क्योंकि ऑलरेडी 16,000 के SIP है, आप और SIP बढ़ाना चाह रहे हैं, इसमें और 10-15 हजार रुपए जोड़ेंगे आप तो लगभग 30,000 तक की SIP तो आपकी मंथली हो जाएगी। हेमंत जी, अभी और इन्फॉर्मेशन इनसे मिली हमें कि SIP और बढ़ाने का इनका इरादा है। 10 साल में 2 करोड़ ये चाह रहे हैं लक्ष्य। अब विद इंक्रीज्ड SIP कौन से और फंड्स में कर सकते हैं? मौजूदा इनका पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है और नए इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ नए फंड्स आप रेकमेंड करेंगे या इस एग्जिस्टिंग फंड्स में ऐड कर सकते हैं? जी स्वाति, आई थिंक 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आई थिंक 5 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं इन्होंने, जो कॉर्पस एक्यूमुलेट किया, उन्होंने कहा 10 लाख रुपए कुछ एक्यूमुलेट किया है उन्होंने, और अगले 10 साल तक वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुल मिला के 15 साल का टाइम होराइजन है। तो अगर मैं फिलहाल इनकी जो SIP बढ़ाना चाहते हैं उसको अगर मैं अलग से रखूं और इनकी जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उसको देखूं, तो मुझे लगता है कि अगले 10 साल तक ये अगर इस 16,000 को कंटिन्यू करते हैं तो वहां 80 लाख का कॉर्पस बना पाएंगे। अब क्योंकि 10 से 15 हजार और इन्वेस्ट करना चाहते हैं अगले 10 साल तक, तो ऑब्वियसली करीब करीब 1 करोड़ 40 लाख 150 तक इनका कॉर्पस जो है वो पहुंच जाएगा। तो 2 करोड़ में तो ऑब्वियसली थोड़ा सा गैप रहेगा। उसके लिए उनको या तो एक टाइम पे SIP बढ़ा के उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, या उससे सिंपल ऑप्शन है मुझे लगता है जो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, स्पेशली इट वर्क्स वेरी वेल फॉर पावर ऑफ कंपाउंडिंग टू, कि वो अगर हर साल अपनी SIP को 5 या 10% से बढ़ा सकें तो मुझे लगता है उससे बहुत ज्यादा इनको फायदा होगा। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजी SIP से इन्वेस्ट करना 15 साल के लिए बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी है। इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी। आई थिंक इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजी इज डूइंग वेरी वेल, जस्ट दैट कि इनको थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, इनके पास 5 फंड्स हैं। मैं देख रहा हूँ कि 2 स्मॉल कैप फंड है, मिड कैप फंड है, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड है। तो आई थिंक ब्रॉडली अगर मैं कैटेगरी की बात करूँ तो बिल्कुल सही है, बट आई थिंक जैसे इनका जो पोर्टफोलियो बहुत बड़ा नहीं है तो उसमें 2 स्मॉल कैप रखने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, मुझे लगता है जो इनके पास जो एक्जिस्टिंग फंड्स हैं, जैसे एक्सिस का जो मिड कैप है वो देखें, और तो उसमें मुझे लगता है और बेहतर ऑप्शन अवेलेबल हो सकते हैं। इवन इन फ्लेक्सी कैप, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है इनके पास, जहाँ पे कुछ पैसा US मार्केट में भी जाता है, तो वो रख सकते हैं। अगर वो चाहें कि एक ऐसा फंड हो जिसमें सिर्फ इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो, तो वे भी HSBC फ्लेक्सी कैप को दे सकते हैं। मिड कैप में मैं चाहूंगा कि वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को कंसिडर करें। और एक मुझे लगता है इनके पोर्टफोलियो में एक जो फंड मुझे लगता है कि किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होना चाहिए, वो है मल्टी कैप फंड, क्योंकि वहां पे आपको तीनों सेगमेंट में एक्सपोजर तो मिलता ही है, साथ में ऑटोमेटिकली जो फंड मैनेजर आपके लिए रीबैलेंसिंग करते हैं, तो वहां पे कोटक मल्टी कैप देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो एलोकेशन हो सकती है इनके पास, तो कोटक मल्टी कैप में 5,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 4,000, निपॉन का जो स्मॉल कैप है उसमें 1,000 रुपए बढ़ा सकते हैं आप, और फ्लेक्सी कैप में 4,000। तो ये 4 फंड आप रखिए। और जो उन्होंने कहा जो 10 से 15,000 उनको बढ़ाना है, क्योंकि हमने ऐसे फंड लिए हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, वेल बैलेंस पोर्टफोलियो है, वेल बैलेंस एलोकेशन है डिफरेंट सेगमेंट में, इन्हीं फंड्स के अंदर प्रोपोर्शनेटली आप पैसा बढ़ाइए, आपको कोई और फंड ऐड करने की जरूरत नहीं। तो आपके फंड्स अच्छे हैं, सिलेक्शन अच्छा है, एग्जिस्ट जो और आप ऐड करना चाह रहे हैं SIP, इन्हीं फंड्स में आप ऐड कीजिए जैसा हेमंत जी बता रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके गोल के लिए। रणधीर रजावत अगले कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं।
नमस्कार रणधीर जी, होपफुली आप अच्छे होंगे। जरा बताइए कब से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आगे क्या गोल्स हैं आपके? नमस्ते मैम, मैं रणधीर सिंह राजावत फ्रॉम बैंड एमपी मध्य प्रदेश से मैम। जी मैम मैंने 2020 से अपनी पूछिए, इन्वेस्टमेंट कब? स्टार्ट की थी मैम, सिर्फ 45,000 अभी मैम प्रेजेंट सिर्फ चल रही है हमारी, और अभी तक पोर्टफोलियो वैल्यू 30 लाख रुपए हो गई है मैम। मैम मुझे 13 साल बाद जो मेरा रिटायरमेंट है उसके लिए मुझे 3.5 करोड़ की जरूरत है मैम। तो उसके लिए जो मैंने फंड आपको भेज रखे हैं मैम, उसके बारे में जानना था। हाँ इसके लिए क्या मतलब कोई से फंड से निकलना है मैम या फिर कोई ऐड करना है, और मैं कितनी भी रिस्क ले सकता हूँ मैम इसके लिए? रणदीप एक बात बताइए, अगर हम जान पाए आपकी उम्र कितनी है? मैम 26 ईयर्स है अभी मैम। 26 मतलब अराउंड अर्ली 20s आप होंगे जब आपने 2000 में ये सॉरी आज से 3 साल पहले ड्यूरिंग कोविड टाइम आपने शुरू किया अपना इन्वेस्टमेंट। 13 साल में रिटायरमेंट मतलब अर्ली रिटायरमेंट चाह रहे हैं आप? यस मैम, 39 ईयर्स जब एज होगी मैम तभी रिटायरमेंट होगा मैम। क्या बात है। मैं मृन आपसे जानना चाहती हूँ, बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं और ये तो सिर्फ 26 ईयर्स के हैं, 30 लाख का पोर्टफोलियो ऑलरेडी बना चुके हैं, 45,000 के SIP अभी ये कर रहे हैं, निवेश करते हुए ने लगभग 4 साल हो गए हैं और अर्ली रिटायरमेंट भी चाहते हैं। क्या सही राह पर चल रहे हैं? हाँ बिल्कुल। एक्चुअली सबसे पहले मैं उनको बहुत दाद दूंगी कि इन्होंने 5 साल पहले मतलब जब ये 21 साल के थे तब से इन्होंने निवेश करना शुरू किया है। काफी अच्छा अमाउंट भी निवेश कर रहे हैं और फंड्स भी काफी अच्छे हैं। फंड्स में कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आप अपने टारगेट के बारे में जो बात कर रहे हैं 3.5 करोड़ आफ्टर 13 ईयर्स, ये बढ़ के हो। एक्चुअली मैंने कैलकुलेशन किया था 60 की उम्र में, मैंने एक्चुअली ये देखा नहीं कि आपको 13 ईयर्स में रिटायरमेंट लेना है। तो आई वुड से कि थोड़ा तो आई मीन काफी आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको अपना बढ़ाना पड़ेगा ये गोल को रीच करने के लिए। बट मैं आपसे एक्चुअली ये जानना चाह रही हूँ कि आपने ये सोचा है कि 39 की एज के बाद आप क्या करेंगे? क्योंकि अगर आप 3.5 करोड़ ये लेकर चल रहे हैं कि ये तो हमें अपने रेगुलर लिविंग एक्सपेंसेस वगैरह के लिए चाहिए, तो मतलब अदर देन दैट इंसान को बिजी अपने को बिजी रखने के लिए भी कुछ अमाउंट चाहिए होगा। तो मैं ये पूछूंगी आपसे कि आपने इस बारे में सोचा है कि 40 की उम्र के बाद आप क्या करेंगे, और अगर आपने सोचा है तो फिर उस अमाउंट को भी क्या आपने इसमें ऐड किया है कि नहीं? ये बहुत जरूरी है कि जब हम अर्ली रिटायरमेंट की ओर देख रहे हैं तो इट्स नॉट ओनली अबाउट लिविंग एक्सपेंसेस, इट्स ऑल्सो अबाउट कि हम अपना टाइम कैसे बिताएंगे और उस टाइम को बिताने के लिए हमको कितने पैसों की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट ये आपने एक टॉपिक भी बताया हमारे दर्शक के लिए। रणधीर जी आप सुन रहे हैं अगर, तो एक तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने सही टाइम पे अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है। अर्ली रिटायरमेंट डेफिनेटली कई लोग चाहते हैं, पर ये भी ध्यान रखिए कि अर्ली रिटायरमेंट के बाद आपकी आगे की जो जर्नी होगी वो भी फ्रूटफुल रहे, वो भी फाइनेंशियली समृद्ध रहे, उसके लिए भी आपको तैयार रहने की जरूरत है। यही मृन बताने की कोशिश कर रही है। एज फार एज योर करंट इन्वेस्टमेंट गोस, उसमें कोई परेशानी नहीं है। आप बहुत आसानी से अच्छे से जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको जारी रखिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से। धन्यवाद करेंगे हेमंत जी और मृन आप दोनों का हमारे साथ आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक के लिए भी रुकते हैं, देखते रहिए जी बिजनेस।